बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोलेकुलर जेनेटिक्स जूल 310। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ रहे हैं बेटे। और इस इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मोलेकुलर जेनेटिक्स एंड इट्स एरियाज, मेजर एरियाज। इसके अलावा इसमें हम ट्रांसजेनेसिस की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा एंड एप्लीकेशंस ऑफ मोलेकुलर जेनेटिक्स। ये कोर्स कंटेंट्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मोलेकुलर जेनेटिक्स। मेनली आपके कोर्स कंटेंट्स ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, वहां से लिए जाएंगे। बट सम ऑफ द lectures will be organized from the different internet sources as well. फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किया गया। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मोलेकुलर जेनेटिक्स? इट्स अ स्टडी ऑफ मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मोलेकुलर लेवल पे, जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स सेलुलर एक्टिविटीज, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जिसको आप सेंट्रल डॉग्मा में भी पढ़ोगे, एंड इट्स रोल और इन्फ्लुएंस इन डिटर्मिनिंग द ओवरऑल मेकअप और ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेनली मोलेकुलर जेनेटिक्स में आप डिस्कस कर रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच यू हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली इन द टॉपिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मॉडर्न नेम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं बाय चेंजिंग देयर डीएनए, बाय मॉडिफाइंग देयर डीएनए। या यूं कह लें आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जिस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, उन मेथड में से एक जो है वो मेथड आपके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से भी है। Since the early 1980s, these techniques they have been used extensively in basic biological research, and they're also fundamental, basic to the biotechnology industry. इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए आपने बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक टेक्निक्स हैं, उनको पढ़ा है। और इसको डिफरेंट पर्पसेस में, मेडिसिनल पर्पसेस में आप कह लें, इसके अलावा एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड्स में बहुत सी जगहों पे यूज किया गया है। एक टर्म इसमें जो कि बड़ा कॉमनली यूज की जाती है, आपने पढ़ा हुआ इससे पहले भी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस ये क्या चीज है? इट्स अ प्रोसेस बाय विच वो इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन इंटेंशनली, ह्यूमन विल के साथ। अगर कोई फॉरेन जीन किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, दैट process is known as transgenesis, and those animals which have received foreign gene for various purposes, they are known as transgenic organisms. इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक मेजर एरिया होगा आपका मोलेकुलर जेनेटिक्स में। The aim is that resulting transgenic organism they'll express their genes, express the desired gene, जो हम desired gene उनके अंदर intentionally insert करते हैं और हमारे desired character को show करते हैं। मसलन improved quality of the livestock products, improved food products, ज़्यादा meat produce करना, ज़्यादा जो है वो strong vigor, strong figure produce करना। और ट्रांसजेनेसिस के थ्रू ही हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट, जीन थेरापी, ये भी आपके कंटेंट्स में एक मेजर टॉपिक भी होगा नेक्स्ट, इसको इसकी बेस बनाते हैं। द अटेम्प्ट टू क्योर जेनेटिक डिजीज बाय द एडिशन ऑफ नॉर्मल जीन्स आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स। ये एक एग्जांपल शो की गई है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने की, कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्लू कलर में डिजायर्ड जीन शो की गई है। पहले इसमें से जर्म सेल्स को आप अलग करते हैं और फिर उसका जो है वो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेक्ट किया गया है विद इन द टेस्टिस, जर्म सेल्स को। और वो जर्म सेल्स जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, माउस के केस में ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग, सम ऑफ द स्पर्म्स दे विल बी हैविंग फॉरेन जीन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें फॉरेन डीएनए जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ब्लू कलर में शोन है, उसके जाने के चांसेस होंगे। It's one of the method to produce
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अदरवाइज इसके अलावा भी आप और मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मेजर फील्ड जिसके ऊपर ये मोलेकुलर जेनेटिक्स रिलाई कर रही होती है। और आप लोग जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब भी क्या है? अ डीएनए व्हिच हैव बीन रिकम्बाइंड, मतलब हमारा डीएनए डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का डीएनए पहले ही कॉम्बिनेशन है पेरेंटल डीएनए का, अगर उसको रिकम्बाइन कर दिया जाए दैट विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यू कैन से डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक डिजायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ह्यूमन सेल से, फॉर एग्जांपल इज द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, और इस ग्रोथ हार्मोन की जीन को आइसोलेट करने के लिए हम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मोलेकुलर सिजर्स दे आर कॉमनली यूज्ड टू कट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम सोर्स डीएनए। अब डिजायर्ड जीन हमने सेपरेट किया है यहाँ पे, सेम उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ कट इन द मोलेकुलर वेक्टर। अब मोलेकुलर वेक्टर यहाँ पे जो यूज किया गया है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से लिया गया है, और वो मोलेकुलर वेक्टर है आपके पास एक प्लाज्मिड। एक्चुअली जो भी डिजायर्ड जीन आपने एक्सप्रेस करवानी होती है उसके लिए आपको जाहिर है कोई एक्सप्रेशन सिस्टम भी चाहिए। इस एग्जांपल में जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, और बैक्टीरिया में एक्सप्रेशन के लिए नॉर्मली हम जो वेक्टर मोलेकुलर वेक्टर यूज कर रहे होते हैं दैट मोलेकुलर वेक्टर इज अ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में भी हमने EcoR1 सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ह्यूमन जीन पे यूज किया, उसके थ्रू कट प्रोड्यूस करने के बाद स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं टू दैट जीन विच हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन सेल, ताकि इन दोनों के जो अनपेयर्ड एंड हैं स्टिकी एंड्स हैं वो सेम हों या कॉम्प्लीमेंट्री हों, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दोनों पे सेम यूज करना है। सो फर्स्ट स्टेप was the isolation of human gene, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स इन द मोलेकुलर वेक्टर और प्लाज्मिड एज वेल। प्लाज्मिड को पहले आइसोलेट किया बैक्टीरिया से और फिर इसमें हमने स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए, एंड देन इन दोनों को हम कंबाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए लाइगेज जब इन दोनों जीन्स को यानी फॉरेन जीन या ह्यूमन जीन और प्लाज्मिड का डीएनए जब इनको कंबाइन कर देगा इट विल फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इट इज आल्सो नेम्ड एज काइमेरिक डीएनए। और इस काइमेरिक डीएनए को फिर हम इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया के। बैक्टीरियल सेल फॉर कंटेनिंग जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और फिर बल्क क्वांटिटी में जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे रीग्रो करेंगे हमारी डिजायर्ड जीन भी कॉपी होगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो इस तरह से हम जिसके जो हमने स्टेप्स पढ़े, इसमें ना सिर्फ हमारी डिजायर्ड जीन कॉपी होती है बल्कि डिजायर्ड जीन के कॉपी होने के साथ साथ उसके मल्टीपल जो आप कह लें उसकी जो क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट है वो भी हमें साथ साथ मिलेगी। फिर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम मोलेकुलर जेनेटिक्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे दैट इज सेंट्रल डॉग्मा, एंड सेंट्रल डॉग्मा इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 स्टेप्स मेनली। फर्स्ट वन इज डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं किसे हैं और क्यों? एक सेंट्रल प्रोसेस है, सेंट्रल एंड डॉग्मेटिक प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सारे ऑर्गेनिजम्स में कि ऑर्गेनिजम्स अपने डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर चलने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज करते हैं। वो की प्रोसेस यही 3 है। वन ऑफ देम इज रेप्लिकेशन के डीएनए रेप्लिकेट करता है। द सेकंड स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन। Second step is transcription. First one is replication. Second is transcription, जिसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्राइब होगा, और थर्ड स्टेप जो कि एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है कि आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा, आरएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो जाएंगे इनटू द प्रोटीन। इस सेंट्रल डॉग्मा पे हम डिटेल से बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशंस के, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है।
Recent advances in molecular biology, it has helped us to solve various problems, और इसके साथ साथ हम इसको मल्टीपल फील्ड्स में यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम मोलेकुलर बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन या इसके टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डिफरेंट जो है वो इससे फायदे ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि उसमें किस लेवल पे जीन फ्लो हो रहा है, उसमें मूवमेंट जो है वो पॉपुलेशन के दरमियान किस रेंज में हो रही है, मोलेकुलर बायोलॉजी की हेल्प लेते हैं डीएनए सैंपल्स या डीएनए एनालिसिस वगैरह के थ्रू. पॉपुलेशन हेल्थ और हिस्ट्री को समझने के लिए भी या उसको रिलेट करने के लिए करंट जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंसेस्ट्रल या हिस्टोरिकल पॉपुलेशन के साथ या उनकी जो नंबर है उसके साथ देखने के लिए भी हम इसको असेस करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे एक टर्म आपके पास यूज हुई है पॉपुलेशन बॉटलनेक्स. बॉटलनेक इफेक्ट इससे पहले भी आप एवोल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन, तो किसी भी ड्रास्टिक इवेंट की वजह से अगर उसमें से कुछ सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स आगे जाते हैं तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेड आपको बीड्स नजर आ रहे हैं ये आगे नहीं जाएंगे या कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिजम्स आगे एक्सपैंड नहीं करेंगे. तो इस तरह के इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है बाय एनालाइजिंग द डीएनए. इसके साथ साथ टेक्सोनोमिक जो अनसर्टेनिटी है स्पीशीज के अंदर कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी की जो फील्ड है मोलेकुलर जेनेटिक्स, इट हैज हेल्प्ड अ लॉट. इसने बड़ा हेल्प किया है मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स को उनकी स्पीशी सब स्पीशी लेवल में क्लासिफाई करने के हवाले से इसकी हेल्प ली जाती है. क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स की भी प्रोटीन्स की सीक्वेंस डीएनए आरएनए क्लोजली रिजेंबलिंग होगा उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिमिलैरिटीज कम हैं उनको फार ग्रुप्स या डिस्टेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाएगा. इसी तरह बेटा such descriptions they are highly relevant for the species status determination, कि इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है endangered, threatened और at risk कौन सी species हैं. Assess adaptive potential. What does it mean? कि with advancing genomic technology it is now possible to locate and assess genes that may contribute to a species ability to respond to environmental changes. कि किसी स्पीशी में अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने का पोटेंशियल या एबिलिटी कितनी है, इस चीज को हम जीन्स को असेस करके या पोटेंशियल जीन्स जो अडेप्टिव जीन्स हैं उनको किसी पॉपुलेशन में एनालाइज करके तो पॉपुलेशन का जो अडेप्टिव पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्दरमोर लैंडस्केप जेनेटिक्स में इसने हेल्प किया. जेनेटिक डेटा इट कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद एनवायरमेंटल डेटा. फॉर एग्जांपल हैबिटेट, एलिवेशन, रोड्स, जो बैरियर्स हैं उन्होंने किस तरह से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट किया है, लैंड डिफरेंट लैंडस्केप्स में पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, उसको देखने के लिए भी हम मोलेकुलर बायोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो आप कह लें टेक्सोनोमी से भी रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, एक एस्पेक्ट है मोलेकुलर बायोलॉजी मोलेकुलर जेनेटिक्स की एप्लीकेशन का, वो है टू असेस फैमिली रिलेशंस और मेटिंग सिस्टम्स. मेटिंग सिस्टम्स एंड पेरेंटेज कैन बी concluded or inferred through genetic fingerprinting. आपने पढ़ा हुआ है genetic analysis, उसके थ्रू फैमिली ट्रीज, फैमिली हिस्ट्रीज उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. पॉपुलेशन मॉडलिंग की जा सकती है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे डिफरेंट जो मैनेजमेंट सिनेरियोज हैं किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर. पॉपुलेशन साइज और उसके सर्वाइवल रेट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक जीन्स को किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी के दौरान मोलेकुलर टैग या मोलेकुलर हिस्ट्री जो उसकी एनालाइज करनी है उसके तौर पे यूज किया जाता है. विद ट्रेडिशनल मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक्स, ये एनिमल बिहेवियर में आप डिस्कस करेंगे इस तरह की कुछ टेक्निक्स जिसमें एनिमल्स की पॉपुलेशन को असेस किया जाता है. बट नॉर्मल मेथड्स के साथ साथ हम उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बेस बना सकते हैं. स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, क्लासिफिकेशन पहले भी बात की है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन साथ साथ कोई स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसको स्ट्रांगली यूज किया जाता है. और किसी भी सोर्स से अगर हमें डीएनए मिल जाता है, फॉर एग्जांपल
किसी फेदर से, किसी टिश्यू से, फीसिस से या इवन हेयर से, तो हम उस अननोन ओरिजिन वाले ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन है या उसकी स्पीशी है उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। माइग्रेटरी एनिमल्स, उनका जो है वो जेनेटिक रिकॉर्ड या जेनेटिक उनका जो डीएनए एनालाइज करने के बाद, सच एज बर्ड्स, फिश एंड सी टर्टल्स, कि किसी पर्टिकुलर ब्रीडिंग पॉपुलेशन में अगर एनिमल्स जो मौजूद हैं तो किसी दूसरी लोकेशन के साथ उनका जो है वो डेटा कंपेयर करके जेनेटिक डेटा, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं बेटे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर कि कुछ स्पीशीज के अंदर जेंडर आइडेंटिफिकेशन जरा मॉर्फोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है, तो हम उनके जेनेटिक एनालिसिस या मोलेकुलर टेक्निक्स के थ्रू उनके डीएनए एनालिसिस या क्रोमोसोमल एनालिसिस से इस बात का पता लगा सकते हैं कि उसकी जेंडर क्या है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व स्पीशीज कैन बी इनफेक्ट कैन बी कंक्लूडेड इन एरिया बाय स्क्रीनिंग डीएनए एनवायरमेंटल सैंपल्स, कि इन्वायरमेंटल सैंपल से भी हम स्पीशीज डिटेक्शन कर सकते हैं। मसलन किसी वाटर, सॉइल, उसकी एनालिसिस के बाद भी हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का डीएनए मौजूद है, जिसकी बार कोडिंग करने के बाद हमें आइडिया होगा कि उस एरिया में डाइवर्सिटी किस तरह की है। Feces or stomach contents, they can also be screened to figure out what a particular animal has been eating. उसकी dietary habits को हम analyze कर सकते हैं by using molecular biology और molecular genetics. That was all about introduction. अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो feel free to ask.